पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र। डिस्क्लेमर: यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। लर्निंग आउटकम्स: इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स पोलिंग स्टेशन को डिफाइन कर सकेंगे। पोलिंग स्टेशन को किस तरह से एस्टेब्लिश किया जा सकता है वह जान सकेंगे। पोलिंग स्टेशन की लिस्ट में मॉडिफिकेशंस के संबंध में आयोग के दिशा निर्देश को समझ सकेंगे। रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन की प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर सकेंगे। पोलिंग स्टेशन में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज को बता सकेंगे। साथ में वो यह भी बता पाएंगे कि किसी पोलिंग स्टेशन को क्रिटिकल कब डिक्लेयर किया जाता है, और यदि किसी पोलिंग स्टेशन को क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किया गया है तो उसमें किस तरह के एडिशनल मेजर्स लेने होंगे। डेफिनेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन: मतदान कराने के लिए निर्धारित एक कमरा या हॉल या स्थान जहां किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के निर्वाचक निर्वाचन के दिवस मत अंकित करते हैं, उसे पोलिंग स्टेशन कहा जाता है। पोलिंग स्टेशन आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 25 के तहत एस्टेब्लिश किया जाता है। आरपी एक्ट 1951 का सेक्शन 25 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशन: स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से निर्धारित मतदान क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए डूज हैं। जहां तक संभव हो मतदान केंद्र को शासकीय या अर्धशासकीय भवनों या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों जैसे स्कूल या कॉलेज या सामुदायिक केंद्र, ग्राम चौपाल आदि में स्थायी रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में किसी मतदान केंद्र पर निर्वाचकों की अधिकतम संख्या 1500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि कम आबादी वाले या पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम के लिए जहां 300 से अधिक निर्वाचक हैं और एक मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त भवन है, मतदान केंद्र स्थापित किया जा सकता है। समाज के कमजोर या वनरेबल वर्गों के निवास करने वाले क्षेत्रों में कम संख्या में निर्वाचकों के लिए भी मतदान केंद्र उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मतदान केंद्र का स्थान इस प्रकार चुना जाएगा कि आमतौर पर किसी भी निर्वाचक को अपना मत अंकित करने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की यात्रा न करना पड़े। सामान्यतः मतदान क्षेत्र के भीतर ही मतदान केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। केवल उपयुक्त भवन की अनुपलब्धता के कारण असाधारण परिस्थितियों में इसे निकटवर्ती क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। यह ध्यान में रखते हुए कि निर्वाचकों को 2 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की आवश्यकता ना पड़े। प्रेफरेबली बुजुर्ग और दिव्यांग निर्वाचकों की सुविधा के लिए मतदान केंद्र भूतल पर या सड़क से सीधे जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतदान केंद्रों के निर्धारण के दौरान किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी क्षेत्र छूटे नहीं। मतदान केंद्र पुलिस स्टेशनों, अस्पतालों, मंदिरों या धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर स्थित नहीं होंगे। जहां तक संभव हो मतदान केंद्र को निजी भवनों, परिसरों में ना बनाएं। हालांकि अपरिहार्य परिस्थितियों में निजी परिसर या भवन का उपयोग आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 160 के तहत किया जा सकता है। आमतौर पर एक ही इमारत में शहरी क्षेत्रों के मामले में 4 से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में 2 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित नहीं होने चाहिए। स्पेशल केसेस: विशेष कारणों से दिल्ली, जम्मू, उधमपुर और अन्य जगहों पर कश्मीरी प्रवासियों के लिए विशेष मतदान केंद्र उपलब्ध कराए गए थे। वर्ष 1999 में मिजोरम के रियोंग और ब्रूस के लिए मिजोरम की सीमा पर एक मतदान केंद्र प्रदान किया गया था, जो अस्थायी रूप से त्रिपुरा में अस्थायी शिविरों में रह रहे निर्वाचकों के लिए था। वर्ष 2006 में आम निर्वाचनों के दौरान केरल के पेरम्बरा विधानसभा क्षेत्र में कक्कायम बांध स्थल पर सिर्फ एक निर्वाचक के लिए मतदान केंद्र स्थापित किया गया था।
अरुणाचल प्रदेश में थ्रीजेना बुरागांव विधानसभा क्षेत्र के चाको में एक परिवार के 6 निर्वाचकों के लिए भी एक मतदान केंद्र स्थापित किया गया था। लद्दाख संसदीय क्षेत्र में 5000 मीटर की ऊंचाई पर लेह में अनलेफू और पड़ोसी ग्रामों के निर्वाचकों के लिए 2 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसी तरह गुजरात के गिर जंगल में केवल एक निर्वाचक के लिए मतदान केंद्र बनाया गया था। प्रोसीजर फॉर सेटिंग अप ऑफ ए पोलिंग स्टेशन। मतदान केंद्रों की इष्टतम संख्या निर्वाचन क्षेत्र की कुल निर्वाचक आबादी का 1000, जो कि औसत मतदाता रहेंगे, से विभाजित करके और फिर विभिन्न मापदंडों के आधार पर वास्तविक संख्या निकालकर, जैसे कि निर्वाचक आकार, भौतिक बाधाएं, भवन, कमजोर वर्ग आदि के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। मतदान केंद्र की प्रारूप सूची विभिन्न मानचित्रों के साथ निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली की भाषा में सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है। एक निर्दिष्ट तिथि तक जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें प्रारूप प्रकाशन के 7 दिवस से कम की अवधि नहीं होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रारूप सूची पर राजनीतिक दलों के स्थानीय प्रतिनिधियों और अभ्यर्थी बनने के इच्छुक व्यक्तियों के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए। वर्तमान सांसदों और विधायकों और पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों को प्रतियां प्रदान की जाएंगी। सभी चर्चाओं और परामर्शों को बाद में संदर्भ और अवलोकन के लिए रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए। उचित विचार विमर्श के बाद प्रारूप सूची में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे और मतदान केंद्रों की अंतिम सूची संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी। मतदान केंद्रों की इस अंतिम सूची के साथ निर्धारित प्रमाण पत्र और स्क्रूटनी शीट जमा कर आयोग की अनुमति प्राप्त की जाएगी। आयोग द्वारा अनुमोदन के परिणाम स्वरूप पोलिंग स्टेशन की अंतिम सूची जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रकाशित की जाएगी। स्क्रूटनी शीट ऑफ पोलिंग स्टेशंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर्टिफिकेट टू बी फर्निश अलोंग विद द लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नोटिस फॉर पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्दर चेंजेस और मॉडिफिकेशंस इन पोलिंग स्टेशन लिस्ट। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही मतदान केंद्रों की अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद उसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसे सभी मामलों में आयोग की लिखित स्वीकृति आवश्यक होगी। मतदान केंद्र भवन के नाम में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मतदान केंद्र के नामकरण में किसी भी संशोधन के लिए आयोग की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे किसी भी संशोधन के बारे में राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों को लिखित रूप से सूचित किया जाना चाहिए। रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण पुनरीक्षण पूर्व गतिविधि के हिस्से के रूप में की जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है। फिजिकल वेरिफिकेशन। पोलिंग स्टेशन लोकेशन और निर्वाचक नामावली के संबंधित भागों का 100% भौतिक सत्यापन किया जाएगा। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की संपूर्ण जवाबदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की है। मतदान केंद्रों के सत्यापन और युक्तिकरण के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। पहाड़ियों, जंगलों, नदियों आदि जैसी बाधाओं के अस्तित्व पर उचित विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी भी मतदान क्षेत्र में किसी बड़ी नदी के दोनों ओर के गांव नहीं होने चाहिए, लेकिन जहां गांव नदी या नाले से विभाजित है, उसे मतदान के उद्देश्य से तब तक विभाजित नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई विशेष कारण ना हो। 100% भौतिक सत्यापन करते समय यह पता लगाने के लिए कि सभी मौजूदा मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। क्या मौजूदा मतदान केंद्र सूची में मतदान केंद्र क्षेत्र का सही और पूर्ण वर्णन किया गया है, और क्या यह मतदान क्षेत्र के अंदर या बाहर स्थित है? क्या निर्वाचकों को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए नदी, नहर, खड्डों आदि को पार करना पड़ता है,
या मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है? क्या भवन जीर्ण शीर्ण या खतरनाक है? और क्या उस स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से अधिक मतदान केंद्र हैं या शहरी क्षेत्रों के मामले में 4 से अधिक मतदान केंद्र हैं? क्या मतदान केंद्र कक्ष का न्यूनतम क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है? और क्या इसमें 2 दरवाजे हैं या यह पहली मंजिल पर है या उससे ऊपर है? क्या मतदान केंद्र किसी निजी भवन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, धर्मशाला या मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पर है? क्या किसी राजनीतिक दल का कार्यालय मतदान केंद्र स्थान से 200 मीटर के भीतर स्थित है? क्या भवन में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं? क्या अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे समाज के कमजोर वर्गों के निवास वाले इलाकों में मतदान केंद्र इस तरह से स्थित है कि ऐसे समुदायों को मतदान केंद्र तक पहुंचने और मत अंकित करने से रोका जा सके? युक्तिकरण के दौरान नए मतदान केंद्र स्थापित करने हेतु मानदंड। किसी मतदान केंद्र पर निर्वाचकों की अधिकतम संख्या इस संबंध में आयोग के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार तय की जाएगी। सभी मौजूदा सहायक मतदान केंद्रों को मुख्य मतदान केंद्रों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। विरल और पहाड़ी क्षेत्रों में नए मतदान केंद्र का प्रस्ताव किया जा सकता है। यदि किसी ग्राम में 300 से अधिक निर्वाचक हैं और मतदान केंद्र के लिए उपयुक्त शासकीय भवन उपलब्ध है। यदि कई आवास इकाइयों वाली एक नई कॉलोनी विकसित हुई है तो मतदान केंद्र की सघनता को ध्यान में रखते हुए नया मतदान केंद्र बनाया जा सकता है। निर्वाचकों की संख्या की परवाह किए बिना मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे समाज के कमजोर वर्गों के निवास वाले इलाकों में नया या अलग मतदान केंद्र बनाया जा सकता है। सभी युक्तिकरण प्रस्तावों पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी और उनकी सभी शिकायतों और सुझावों को रिकॉर्ड में लिया जाना चाहिए और उनका विधिवत निपटान किया जाना चाहिए। ERO नेट में कंट्रोल टेबल का आवश्यक अध्ययनीकरण किया जाएगा। निर्वाचन आयोग को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाना। मतदान केंद्रों की युक्तिकरण की मंजूरी के लिए आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही मतदान केंद्रों के युक्तिकरण में अपनाई गई प्रक्रिया पर जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में राजनीतिक दलों से प्राप्त सभी प्रस्तावों का उल्लेख होगा और यह भी बताना होगा कि प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं या नहीं। यदि राजनीतिक दलों के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाते हैं तो रिपोर्ट में उन्हें स्वीकार न करने के कारणों का भी उल्लेख होना चाहिए। प्रस्ताव में राजनीतिक दलों के साथ बैठक के कार्यविरत की प्रतियां होनी चाहिए जिसमें कारणों सहित स्वीकार न किए गए प्रस्तावों का उल्लेख होना चाहिए। ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन। जहां किसी मतदान क्षेत्र में निर्वाचकों की अधिकतम संख्या निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है तो मौजूदा मतदान केंद्र को विभाजित करते हुए सहायक मतदान केंद्र यानी कि ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है। सहायक मतदान केंद्र की भाग संख्या को मुख्य मतदान केंद्र के क्रमांक में एक प्रत्यय जोड़कर दर्शाया जाता है जैसे 100, 100A, 100B इत्यादि। मुख्य मतदान केंद्र में उपयोग में लाई जाने वाली चिन्हित प्रति में सहायक मतदान केंद्र को सौंपी गई सूची की प्रविष्टियां के प्रासंगिक पृष्ठों या भाग में स्याही के साथ क्रॉस चिन्ह लगाया जाएगा। इसी प्रकार सहायक मतदान केंद्र में उपयोग में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली के ऊपर अंग्रेजी वर्णमाला में A लिखा जाएगा और मुख्य मतदान केंद्र को आवंटित प्रविष्टियों के सामने क्रॉस का निशान लगाया जाएगा। पोलिंग स्टेशंस फॉर स्पेशल कैटेगरीज। विभिन्न कैटेगरीज के लिए पोलिंग स्टेशन इस प्रकार होते हैं। पोलिंग स्टेशंस फॉर इलेक्टर्स ऑफ वनरेबल सेक्शंस, पोलिंग स्टेशंस फॉर इलेक्टर्स सफरिंग फ्रॉम लेपर्सी, सेपरेट पोलिंग स्टेशंस फॉर मैन एंड वीमेन, स्पेशल पोलिंग स्टेशंस फॉर PWD इलेक्टर्स, मोबाइल पोलिंग स्टेशंस, टेम्परेरी पोलिंग स्टेशंस और मॉडल पोलिंग स्टेशंस। बाकी पोलिंग स्टेशंस के बारे में आपने सुना होगा परंतु मोबाइल पोलिंग स्टेशन का शब्द आपके लिए नया हो सकता है।
इसलिए अब हम मोबाइल पोलिंग स्टेशन को समझते हैं। कम आबादी वाले क्षेत्रों में गांवों के एक समूह के लिए मोबाइल मतदान केंद्र प्रदान किए जा सकते हैं। हालांकि आयोग की मंजूरी के उपरांत मतदान के दिवस मतदान दल पूर्व अधिसूचित समय सारणी के अनुसार एक वाहन से एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक जाते हैं और फिर निर्धारित समय समाप्ति पर अंतिम गंतव्य स्थल पर रुक जाते हैं, जहां वे सभी निर्वाचक आ सकते हैं जो मतदान नहीं कर सके थे जब मोबाइल पार्टी उनके ग्राम में मतदान हेतु गई थी। लेकिन ऐसा प्रावधान कम ही किए जाते हैं। 1998 में राजस्थान विधानसभा के आम निर्वाचन के लिए शियो विधानसभा क्षेत्र में 3 ऐसे मोबाइल मतदान केंद्र उपलब्ध कराए गए थे। मोबाइल मतदान केंद्र प्रदान करने की इसी तरह की सुविधा वर्ष 2008, 2009, 2013 और 2014 के आम निर्वाचनों के दौरान राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में भी दोहराई गई थी। इसी तरह पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाकों में वर्ष 1999, 2004, 2014 और 2016 के आम निर्वाचनों में निर्वाचकों के घर तक कुछ अलग अलग द्वीपों को कवर करने के लिए मोबाइल मतदान केंद्र उपलब्ध कराए गए थे। इन क्षेत्रों में पार्टियों को ले जाने के लिए मोटर बोटों का उपयोग किया गया था। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज। किसी भी पोलिंग स्टेशन के लिए एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं। प्रोविजन फॉर रैंप, जिसका स्लोप 1:10 होना चाहिए। प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट फर्नीचर, मेडिकल किट, प्रॉपर लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट्स, हेल्प डेस्क, प्रॉपर साइनेज, टॉयलेट्स, शेड इन पोलिंग स्टेशन, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, चुनावी पाठशाला के वॉलंटियर्स जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो। प्रोविजन फॉर फूड फॉर द वॉलंटियर्स, प्रोविजन फॉर क्रैश फॉर चिल्ड्रन, प्रोविजन फॉर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। दृष्टिबाधित और लोकोमोटिव विकलांगता वाले व्यक्तियों और विकलांग निर्वाचकों को सार्वजनिक परिवहन प्रदान किए जाएंगे। यदि सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है तो इस उद्देश्य के लिए निजी वाहनों को किराए पर लिया जाना चाहिए। क्यू मैनेजमेंट, डिस्प्ले ऑफ इलेक्टर्स फैसिलिटेशन पोस्टर्स, यह 4 तरह के होते हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस। क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान अग्रिम रूप से अतिरिक्त उपाय करने के लिए की जाती है। मतदान के दिवस सुरक्षा बलों और अन्य फील्ड ऑफिशियल्स की तैनाती मतदान का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। ऑब्जेक्टिव फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस। वनरेबल पॉकेट्स वाले मतदान केंद्रों और वनरेबल एरिया में स्थित मतदान केंद्र, ऐसे मतदान केंद्र जहां पिछले निर्वाचन में 90% से अधिक मतदान हुआ था और जहां एक कैंडिडेट के पक्ष में 75% से अधिक मत पड़े। ऐसे मतदान केंद्र जहां पिछले निर्वाचन में मतदान 10% से कम हुआ हो। ऐसे मतदान केंद्र जहां पिछले 5 वर्षों में लोकसभा या राज्य विधानसभा के किसी भी निर्वाचन के दौरान मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन होने और बूथ कैप्चरिंग जैसे निर्वाचन अपराधों के कारण पुनर्मतदान किया गया था। पिछले 5 वर्षों में लोकसभा या राज्य विधानसभा के किसी भी निर्वाचन के दौरान मतदान के दिवस किसी भी प्रकार की हिंसा हुई हो जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई हो। किसी विशेष क्षेत्र में असामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर उसे भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन बनाया जा सकता है। अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत, यानी कि हम एएसडी इलेक्टर्स कहते हैं, का प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र के औसत प्रतिशत से अधिक हो। एएसडी वोटर्स का कंस्टिट्यूएंसी एवरेज परसेंटेज किस तरह से निकाला जाएगा वो फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस पर अतिरिक्त उपाय, केंद्रीय अर्धसैनिक बल की अनिवार्य तैनाती, सामान्य प्रेक्षक के परामर्श से एक माइक्रो ऑब्जर्वर की अनिवार्य ड्यूटी। ऐसे मतदान केंद्रों की सूची सीएपीएफ के कमांडिंग या सहायक कमांडिंग ऑफिसर को दी जाएगी
ताकि ऐसे मतदान केंद्रों पर नज़र रखी जा सके। क्रिटिकल मतदान केंद्रों में डिजिटल कैमरा या वीडियो कैमरा लगाए जावेंगे। सभी क्रिटिकल मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी। बूथ अरेंजमेंट्स। पोलिंग स्टेशन का क्षेत्रफल न्यूनतम 20 वर्ग मीटर होना चाहिए। प्रवेश द्वार। आमतौर पर मतदान केंद्र में केवल एक ही दरवाजा होता है, जैसा कि लेआउट में दिखाया गया है। आदर्श रूप से मतदान केंद्र में निर्वाचकों के लिए अलग प्रवेश और निकास होना चाहिए। भले ही मतदान केंद्र में केवल एक ही दरवाजा हो, दरवाजे के बीच में बांस और रस्सियों की मदद से एक अलग प्रवेश और निकास प्रदान किया जा सकता है। मतदान प्रकोष्ठ। निर्वाचकों को गुप्त रूप से मतदान करना होता है और इस उद्देश्य के लिए बैलेट यूनिट और वीवीपैट को मतदान प्रकोष्ठ में रखा जाना आवश्यक है। मतदान प्रकोष्ठ को 3 तरफ से कवर किया जाएगा। मतदान प्रकोष्ठ केवल स्टील ग्रे रंग की नालीदार प्लास्टिक शीट यानी कि फ्लेक्स बोर्ड से बने होंगे, जो अपारदर्शी और पुनः प्रयोज्य होंगे। मतदान प्रकोष्ठ 3 तहों में होगा। प्रत्येक तह का आयाम 24 इंच क्रॉस 24 इंच क्रॉस 30 इंच होगा। बैलेट यूनिट वीवीपैट की इंटरकनेक्टिंग केबल को इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि यह मतदान केंद्र के अंदर निर्वाचकों की आवाजाही में बाधा न डाले। केबल की पूरी लंबाई दिखाई देनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में केबल को कपड़े के नीचे या मेज के नीचे नहीं छुपाया जाएगा। बैलेट यूनिट और वीवीपैट को मतदान प्रकोष्ठ के अंदर एक टेबल पर रखा जाएगा। बैलेट यूनिट और वीवीपैट के बीच 6 इंच से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट को किस तरह से अरेंज किया जाना है, वोटिंग कंपार्टमेंट में क्या क्या होगा, वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट्स। पोलिंग ऑफिसर का सिटिंग अरेंजमेंट्स अलग तरह से होगा और पोलिंग एजेंट्स का सिटिंग अरेंजमेंट अलग तरह से होगा। इस लेआउट में आप देख रहे हैं पोलिंग एजेंट्स और पोलिंग ऑफिशियल्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर किस तरह से बैठेंगे। वोटिंग कंपार्टमेंट कैसे बनाया जाएगा वह भी आप स्लाइड में देख रहे हैं। पोलिंग स्टेशन फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस। मतदान केंद्र की एक लेआउट योजना जहां एक साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए ईवीएम और वीवीपैट के 2 सेट का उपयोग किया जाना है। आप देखेंगे 2 अलग अलग मतदान प्रकोष्ठ होंगे, एक लोकसभा निर्वाचन के लिए बीयू वीवीपैट के लिए और दूसरा विधानसभा निर्वाचन हेतु अलग बीयू और वीवीपैट के लिए। साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए पोलिंग स्टेशन का लेआउट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंट का सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से होगा। पहले रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट, फिर रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट, फिर रिकॉग्नाइज्ड स्टेटिकल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ अदर स्टेट के एजेंट, उसके बाद रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट और अंत में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के एजेंट। इस एजुकेशन वीडियो में हमने मतदान केंद्र के बारे में समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।